नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। आज हम एक डिबेट पे मौजूद हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं राघव अली जी, जो स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, विनोद बैसला जी, जो राजनीतिक मंच पर अक्सर जो है आपको मिल जाएंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक ये है, आपको पता होगा 6 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं लगभग। अब चुनाव 2024 लोकसभा का चुनाव अपने लास्ट चरण पे है। इन्हीं सब विषयों को लेके आज हम आए हुए हैं और जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज हम अपने साथ हमारे सहयोगी हैं राघव अली जी और विनोद कुमार बैसला जी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, जो 2024 का चुनाव जो है अपने लास्ट चरण में है इस समय, आज जो है 6 चरणों चुनाव कल समाप्त हुआ, क्या कहता है रुझान? आइए, आज यही हमारे टॉपिक होगी, आज हम इसी पे बात करेंगे। जी विनोद कुमार बैसला जी, बताइए आज। देखिए चौरसिया जी, जैसा कि 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव समाप्त होने के बाद ऐसा नहीं लगता कि इस बार जो है, जैसी बीजेपी की लहर 2019 और 14 में थी, वो लहर इस बार नहीं है। तो इस बार दोनों पार्टियों में, एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों में कांटे की टक्कर है और स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी पूर्ण रूप से अपनी सरकार बना लेगी। अभी अमित शाह का जो है बयान आया कि 5 चरणों में हम 310 सीट पार कर चुके हैं। इस पर क्या कहना राघव अली जी, आप बताइए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो अपने हिसाब से जैसे भी माहौल बंदी करने की कोशिश करेंगी और करती आई हैं। जैसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि इस बार 400 पार। तो उस तरह से एक फेज का इलेक्शन बाकी है, 57 सीटों पर अभी चुनाव है, तो वो तो कहेंगे। उनके कहने को तो कोई भी चुनाव से, रिजल्ट से जोड़ना मेरे ख्याल से जो है बेबुनियादी होगा। अच्छा, ये 6 चरणों का चुनाव बीत चुका है, आज कल जो है 6ठे चरण चुनाव क्या कहता है, किसकी तरफ जो है इस बार जो है कमान जा रही है? इस पर क्या कहना है राघव जी, आप बताइए। ये जो चरण हुआ था, दरअसल पिछली बार अगर देखा जाए 2019 के रिजल्ट को या 2014 के रिजल्ट को, तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था और यहाँ की ज़्यादातर सीटें, 90% प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन अगर देखा जाए इस बार खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, तो इस चरण की 14 सीटों में ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल रही है और रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित देखने को मिलेगा। अच्छा विनोद जी, आपका क्या कहना है? 6 चरण का कल चुनाव जो है, 6 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं, क्या कहना है, क्या लगता है इस बार की किसकी तरफ रुझान जाता हुआ दिख रहा है इस बार लोकसभा 2024 का चुनाव? छठे चरणों की अगर बात करें तो छठे चरण में ही दिल्ली में भी 7 सीटों पर चुनाव हुआ है। सातों की सातों सीटें पिछली बार जहां बीजेपी के पक्ष में थी, इस बार का जो दिल्ली में माहौल है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। केजरीवाल के प्रति लोगों के अंदर सहानुभूति है, कांग्रेस रिवाइव कर रही है। तो इस बार नहीं लगता कि दिल्ली में सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत पाएगी। दूसरे पूर्वांचल में भी जिस तरह अखिलेश की लहर चली हुई है, अखिलेश और राहुल की जोड़ी धमाल मचा रही है, इतनी भीड़ आ रही है जनसभाओं में कि वो दोनों नेता, जो मुख्य नेता है, वो भाषण नहीं दे पा रहे, बैरिकेटिंग तोड़ तोड़ कर लोग जा रहे हैं। तो उस भीड़ को देखकर लगता है कि अगर वो भीड़ वोटिंग में तब्दील होती है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती है, तो पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी के लिए छठा चरण भी उतना ही चुनौतीपूर्ण रहेगा जितना कि इससे पहले चरणों में बीजेपी चुनौती का सामना कर रही थी। जी विनोद जी, ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बड़े नेताओं लोग एक ही एक लोकप्रियता होती है। लोकप्रियता में उनके जो समर्थक उनको देखने आते, क्या ये भीड़ जो आ रही, जो उनके बैरिकेडिंग तोड़ दे रहे, क्या ये जो है वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? इस पर क्या कहना राघव अली जी, आप बताइए। दरअसल अगर देखा जाए तो जितने नॉर्थ इंडिया के अंदर गर्मी अपने क्लाइमेक्स पर है और 45 प्लस पारा है, उसको देखकर कोई भी मौज मस्ती करने के लिए तो रैली में आएगा नहीं अपने। और जिस तरह से भीड़ के अंदर जोश है, जुनून है, और वो अपने नेता के लिए बिल्कुल दीवानी हुई है और बिना पैसे के
वो भीड़ बिना संसाधनों के वो भीड़ जो है जुट रही है। इससे लगता है कि जनता अब जो है चुनाव खुद लड़ रही है। इसमें एक बात जरूर मैं जोड़ूंगा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए, उसका संगठन उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन जनता खुद चुनाव लड़ रही है, इसलिए ये भीड़ हमें देखने को मिल रही है। क्या ये वोट परसेंटेज में कन्वर्ट हो पाएगी जो भीड़ आ रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होगी। बशर्ते एक, हाँ, यहाँ बात एक ये हो सकती है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती थी, तो नॉर्थ इंडिया में खासकर उसका जीतने का अंतर बहुत ज्यादा था। हो सकता है कि इस बार जीतने का अंतर कुछ सीटों पर कम हो जाए। फाइट हर सीट पे जबरदस्त। अच्छा, और ये लगभग चुनाव, रुझान आ एक रहे बात और कई। बता दूं, जी जी बताइए। जी, एक बात और बता दूं कि चुनाव जातिगत मुद्दों पर कन्वर्ट हो चुका है। इस बार कोई भी ना तो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ना कोई करप्शन का मुद्दा है। मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, मैनिफेस्टो है, और जिस तरह से विपक्ष अपनी लुभावनी स्कीम्स जनता के सामने रखा है, कहीं ना कहीं वो मुद्दे भी चलेंगे। अच्छा, ये कह रहा था कि अगर भीड़ देखी जाए, अगर भीड़ की बात की जाए, तो मोदी जी की भी रैली में अपार जनसंख्या में लोग वहां पे जुट रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? आप क्या कहना है बैसला जी, आप बताइए। देखिए, मोदी जी की रैलियों में भीड़ जुट रही है, लेकिन उस तरह भीड़ नहीं जुट रही है जैसे कि 2019 और 2014 के चुनाव में भीड़ जुटी थी। वो माहौल नहीं है बीजेपी के पक्ष में। आपने देखा होगा कई रैलियों में, प्रधानमंत्री की रैलियों में भी पीछे कुर्सियां खाली पड़ी रही। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। आज आप विपक्ष का जुनून दे, जो विपक्ष की रैली है उसमें जनता का जुनून देखिए। उसका एक मौलिक कारण यह है, पिछले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के द्वारा चलाई गई योजना, उनके खिलाफ जो युवाओं में विशेषकर आक्रोश, विशेष रूप से अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना से युवाओं में काफी आक्रोश है। और जो इंडिया गठबंधन है उसने आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको जो है पक्की नौकरी देंगे सेना में, और जो पद खाली 30 लाख पड़े हुए हैं उनको भरेंगे। तो जो युवा है उनमें जोश है, और जोश इसलिए है कि अगर सरकार बदलेगी तो उन्हें रोजगार मिलेंगे, उनका जो ये खराब समय है वो बदलेगा। इस वजह से मेरे हिसाब से जो भीड़ विपक्षी गठबंधन में आ रही है, इंडिया गठबंधन में आ रही है, वो मेरे हिसाब से वोट में कन्वर्ट जरूर होगी। अच्छा और फैसला अभी जी, मैं ये कहना एक चाहूंगा। बात और जी बताइए बताइए बताइए। एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे रागी भाई ने कहा अभी कि जो भीड़ आ रही है और वोट का अंतर ज्यादा रहा, जीत का अंतर ज्यादा था 2019 में, वो अंतर कम होगा। लेकिन ऐसी भी बहुत सीटें थी जहां जीत का अंतर बहुत कम था। तो जहां जीत का अंतर कम था, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी को कि वो दोबारा उसे कैसे जीतेगी। और यही इंडिया गठबंधन के लिए एक बेनिफिट होगा कि वो सीटें वो आराम से जीत लेगी जहां फाइट कम थी। चलिए, अच्छा क्या लगता है आपको जो है बैसला जी की इस बार यूपी में जो है कितने सीटों पर डेंट लग रहा जो है बीजेपी को? देखिए, आप क्या, आपका आकलन क्या कहता है? मेरा भी फायदा हो रहा आकलन है, है, बढ़त लेंगे या डेंट लगेगा? हाँ नहीं, इस बार बीजेपी को तो डेंट लगेगा। जो इंडिया गठबंधन है उसको बेनिफिट होगा 100%। आप सभी सर्वे देख लीजिए, फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे देख लीजिए, योगेंद्र यादव का सर्वे देख लीजिए, और भी बहुत सर्वे आ रहे हैं। उन सभी सर्वे को अगर देखा जाए और एक एनालिसिस किया जाए तो कहा जा सकता है कि इसमें आराम से इंडिया गठबंधन 30 से 35 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। और पूरी स्थिति तो 4 जून को ही जाकर स्पष्ट हो पाएगी। अच्छा फैसला जी, आप बागपत से जो है रहने वाले हैं, क्या लगता है आपको बागपत में क्या कहता है समीकरण? देखिए, बागपत की सीट की जहां तक हम बात करें तो बागपत की सीट बागपत में दो ही मुख्य विपक्षी चल रहे हैं। एक एनडीए, मतलब बीजेपी और लोकदल, दोनों का गठबंधन होने से वहाँ बीजेपी की स्थिति मजबूत है। लेकिन एक तरफा चुनाव वहां भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां भी चुनाव वोटिंग परसेंटेज कम होना, जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, वोटिंग परसेंटेज, वो चुनाव को फंसा रहा है। स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि सीट निकल आएगी, उसमें फाइट नहीं है। लेकिन हाँ, लग रहा है कि वो सीट शायद बीजेपी के पक्ष में जाएगी। चलिए, अब हम आते हैं रागी वली जी, आपके पास आते हैं। क्या आपको लगता है यूपी में जो कितने सीटों का डेंट लग रहा है बीजेपी को? डेंट लगेगा, फायदा होगा?
देखिए बीजेपी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। पिछली बार हालांकि बसपा के साथ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन वहां सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि पिछली बार भारतीय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो प्रत्याशी भी बहुत सीटों पर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का वोट काट रहे हैं। तो इस बार अ, ये बिल्कुल विनोद जी की बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है लॉस में जाएगी और कम से कम 20-25 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर और कम हो जाएंगी। कितनी सीटें बचेंगी, कितनी सीटें एनडीए के पास जा रही और कितनी सीटें एनडीए गठबंधन के पास जाती आज जा रही, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए कम से कम 35 से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी 80 में से 35 से 40 सीट खो रही है। जी, चलिए अब चलते हैं हम बिहार की तरफ। बिहार का रुख क्या कहता है? राकेश जी, बिहार का रुख क्या कहता है? 40 सीटों में कितनी सीटें जा रही है इंडिया गठबंधन? जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषकों का वहां मानना है कि कम से कम 20 प्लस सीट 20 प्लस सीट आरजेडी और कांग्रेस अलायंस और उसके वामपंथी वगैरह जो वहां से लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन को, वहां बहुत आसानी से चले जाएंगे। जी, आप बताइए बैसला जी, आप क्या कहते हैं, बिहार में क्या स्थिति बन रही है? देखिए बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, बिहार में पहले की अपेक्षा काफी बड़ा है। तेजस्वी यादव मजबूत हुए हैं और उसका मजबूत होने का कारण अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख सरकारी नौकरी देना, यानी कि रोजगार पर फोकस करना उनकी बढ़ती लोकप्रियता का मुख्य कारण है। और उसी लोकप्रियता की वजह से उनका वहाँ ये वोट बैंक बढ़ा है, और वोट बैंक बढ़ा है और बीजेपी का घटा है, क्योंकि बीजेपी को तो पहले मेरे हिसाब से सर्वाधिक सीट बीजेपी की ही थी। तो बीजेपी वहाँ लॉस में ही रहेगी, बेनिफिट में तो रहेगी नहीं। बीजेपी ऊपर तो जाएगी नहीं, नीचे ही आएगी। कितना नीचे आती है कितना नहीं, इसके बारे में राघव भाई ने बता दिया। चुनाव विश्लेषक भी बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो ये बताइए कि कितने सीटों को नुकसान हो रही है वहां पे, आपका आकलन क्या कहता है, कितनी सीटों को नुकसान हो रहा है? सीट का तो जो अभी एनालिसिस आ रहा है, अभी अगर सर्वे देखें तो 15 से 20 सीट का लगभग नुकसान हो रहा है। अच्छा, आज हम पूरा हिंदी बेल्ट का बात कर रहे हैं। हिंदी बेल्ट में हम 4 स्टेट को लेंगे, 4 या 5 स्टेट लेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसी पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति क्या बनती है। आप लोग क्या, अब अगली सीट पर, अगले हम राज्य पे आते हैं एमपी में। एमपी में क्या कहना है राजीव जी, आप बताइए, एमपी में क्या होने जा रहा है? कुछ बदलाव होगा या 29 में से 29 सीट बीजेपी खाते में जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, एमपी जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत किला है और उसको जो है भेद पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन कम से कम 4-5 सीट वहां निकाल सकता है। जी, आपको क्या कहना है बैचला जी? मैं राघव भाई की बात से सहमत हूँ, क्योंकि बीजेपी की वहाँ सरकार रही है, अच्छी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ दी है, और उसी का कारण है कि बीजेपी का ग्राफ वहाँ ज्यादा डाउन नहीं हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पर इंडिया अलायंस 4-5 भी सीट जीतता है तो 4-5 का नुकसान बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार वहाँ क्लीन स्वीप किया था। जी, तो हर राज्यों में मेरा मानना है कि जितने भी राज्य हैं सब में बीजेपी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। 2 सीट का, 4 सीट का, 10 सीट का जो भी हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। अच्छा बैचला जी, आप बताइए, राम मंदिर का मुद्दा कैसे फेल हो गया? राम मंदिर का मुद्दा जो इतना चढ़ा हुआ था, इतना हॉट मुद्दा था, कैसे फेल हो गया? देखिए राम मंदिर सभी की आस्था का प्रतीक है। मंदिर बना अच्छी बात है और बनना भी चाहिए जिस था। प्रकार से राम मंदिर का राजनीतिकरण किया गया था, कैसे फेल हो गया मुद्दा? इस पर क्या कहना आपका? हाँ, राम मंदिर का राजनीतिकरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पर आरोप लगाए, कांग्रेस पर आरोप लगाए, समाजवादी पर लगाए कि आप राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आए। भाई अगर कोई आप मंदिर पे कोई विशेष पार्टी या विशेष व्यक्ति कोई पूजा अर्चना करता है, इसको इनवाइट करता है, जरूर थोड़ी है कि वो उसके प्रोग्राम में जाए या ना जाए। तो उन्होंने उसका मुद्दा बनाया, लेकिन वो मुद्दा चल नहीं पाया। राम मंदिर भी मुद्दा था, लेकिन राम मंदिर से बड़े मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है। आज आप देखो पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है।
जो ज्वलंत मुद्दे थे, जो जनता के बीच में थे, जिन पे जनता त्रस्त है। चुनाव तो उन मुद्दों पर हो रहा है, राम मंदिर मुद्दा है ही नहीं। राम मंदिर अच्छा है, बड़ा आस्था का प्रतीक है, बनना चाहिए था, वो बन गया, लेकिन वो उसका राजनीतिकरण नहीं हो पाया। राजनीतिक बेनिफिट मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उसका उतना नहीं मिला जितना भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी। जी राघव जी, आपका क्या कहना है इस विषय पे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि राम मंदिर मुद्दा था, लेकिन ये विपक्ष की चतुराई कहिए कि उसने राम मंदिर के मुद्दे को, धर्म के मुद्दे को आगे नहीं आने दिया। और जिस तरह से इलेक्शन चुनाव लेट कई सारे चरणों में कर दिया और चुनाव थोड़ा देर हो गई। अगर यही चुनाव की घोषणा जनवरी में हो जाती तो शायद राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहता। और ऐसा लग भी रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को भी इस बार तोड़ देगी। लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, मंदिर की एक तरह से धर्म के आधार पर या किसी टारगेट करके, समुदाय विशेष की बात करके उन्होंने चुनाव को उन मुद्दों पर लाने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष ने अपने जो मुद्दे, जो महंगाई, बेरोजगारी या अपना मैनिफेस्टो, इस तरह के मुद्दे ही वो आगे रखे रहे और कभी भी अपने मुद्दों से नहीं भटके रहे। यहाँ बीजेपी को डिफेंसिव बार बार डिफेंसिव मोड में आना पड़ा और विपक्ष जो है आक्रामक रहा। तो विपक्ष अपने मुद्दों पर ही भारतीय जनता पार्टी को खींचने में कामयाब रहा। इसलिए राम मंदिर का मुद्दा जो है वो सेकेंडरी हो गया। और दूसरे मुद्दे, जैसे अभी विनोद भाई ने बताए कि देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई वगैरह ये सभी मुद्दे थे, तो इन मुद्दों में राम मंदिर का मुद्दा दब गया और एक बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा था। हर कोई चाहता था कि इसका सॉल्यूशन निकले, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो सॉल्यूशन निकला और सभी लोगों ने उसे स्वीकार किया। तो जनता में ये भी मैसेज गया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और उन्होंने जो है जो फैसला दिया, जनता ने सभी ने बहुत अच्छे से उसको माना। प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर कहते हैं कि विपक्ष राम विरोधी है, उनको निमंत्रण गया था, वो आए नहीं। इस पर क्या कहना है, आपको क्या सोचना है? इसका लगातार पीएम जो है, प्रधानमंत्री जी हर रैली में बोलते चले गए हैं, इस पर बहुत ताजा प्रहार किया, इस पर क्या कहना है आपका? बताइए राजीव जी, क्या कहना है इस पर? जी हाँ, दरअसल क्या है कि ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैप में विपक्ष को लाना चाहती थी। लेकिन जो प्रोग्राम प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम अयोध्या के अंदर राम मंदिर का किया गया था, उस प्रोग्राम को एक धार्मिक आयोजन न करके भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का आयोजन कर लिया। और इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के वो शामिल नहीं हुए और उन्होंने बड़ी चतुराई से उस मुद्दे को जो है बोल दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है तो उसमें हम शामिल नहीं होंगे। मेरे ख्याल से मुझे तो यही लगता है और विनोद बैसला जी बहुत अच्छे से बताएंगे। जी विनोद जी, आप बताइए, क्या इससे विपक्ष में जो है कुछ इसको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूर्वांचल की सीटों में, क्योंकि वो जो है राम मंदिर के शिलान्यास में उनको निमंत्रित किया गया तो गए नहीं, इससे क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या कहना आपका? देखिए, प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी हर चुनावी रैली में उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश उन्होंने की, राम मंदिर की, हिंदू मुसलमान की। लेकिन उन्होंने कभी बेरोजगारी पे नहीं बोलते, वो कभी महंगाई पे नहीं बोलते, वो कभी अग्निवीर योजना पे नहीं बोलते। विपक्ष इस बार ये हुआ कि पिछले जो 2 चुनाव थे, 14 का और 19 का, उसमें बीजेपी विपक्ष को अपनी पिच पर लेकर आती थी और अपनी पिच पे खिलाती थी। इस बार जो है विपक्ष बीजेपी की पिच पे गया ही नहीं। वो धार्मिक मुद्दों को उन्होंने चुनाव में मुद्दा बनने ही नहीं दिया। उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो जनता के बीच में, जिससे जनता त्रस्त थी, महंगाई का, बेरोजगारी का, और जो भी हमारे लोकल इशू थे, ये लोकल इशू भी इस चुनाव में शुमार है, उसी पे चुनाव हो रहा है। तो इसलिए राम मंदिर मुद्दा नहीं बढ़ पाया, वो सेकेंडरी होगा। फर्स्ट में महंगाई, बेरोजगारी ये रहा। और विपक्ष लगातार, मोदी जी ने खूब कोशिश की कि विपक्ष इस मुद्दे पर आए, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दे पर, महंगाई और बेरोजगारी पर डटा रहा और उसे जनता के बीच में लाने में वो सफल भी रहा, जो कि जो चुनाव चल रहे हैं उसमें दिखाई भी दे रहा है। वो मुद्दे दिखाई भी दे रहे हैं, उसी मुद्दों पे चुनाव हो भी रहा है। यही कारण है कि जो पूर्वांचल में चुनाव हो रहा है, अखिलेश और राहुल की जो रैली हो रही है इंडिया गठबंधन की, उसमें भरपूर भीड़ जा रही है और इतनी भीड़ जा रही है कि वो भीड़ रोके नहीं रुक रही है, वो ऐसे नहीं जा रही है।
वो त्रस्त है महंगाई और बेरोजगारी से, इसीलिए उधर उधर दौड़ रही है। मोदी जी नहीं बोलते अग्निवीर योजना पे, मोदी जी नहीं बोलते महंगाई पे, मोदी जी नहीं बोलते बेरोजगारी पर, क्यों नहीं बोलते? इसीलिए अच्छा, मैं जो है अगर जो है मुद्दों की बात करूं तो जब बीजेपी, हाँ क्यों, बीजेपी वालों से अगर मेरी बात होती तो वो कहते हैं जो है कि अगर काम की बात होती तो वो कहते हैं 370 राम मंदिर, और जब विपक्ष की तरफ आते हैं विपक्ष हमेशा कहता है कि महंगाई बेरोजगारी। क्या क्लैश है ये, राकेश जी आप बताइए। देखिए, जो जरूरी मुद्दे हैं देश में, डिमांड है इस टाइम, अगर हम देखें, चाहे पिछले पेपर भर्ती का मामला रहा हो, उसमें बार बार पेपर लीक हो रहा है, या भर्तियां देखें किसी भी स्टेट के, नॉर्थ इंडिया के आप ले लीजिए, वहाँ वैकेंसी नहीं है, जॉब घट रही हैं, जनता में उसका मैसेज गलत जा रहा है। जैसे अभी यूपी में 60,000 वैकेंसी के लिए कांस्टेबल की 50 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, पर बच्चों ने परीक्षा दी, वो जी जी पेपर जी। कैंसिल हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। और अगर एक बात और कहें कि आवारा पशुओं का पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा मुद्दा है, वो भी वहाँ चला है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मध्य उत्तर प्रदेश जो है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार वहाँ भी ये सब मुद्दे हावी रहे हैं। और जातिगत मुद्दा जब देश के अंदर चला है, प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, तब तब भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जाती है। और एक बात आपके क्वेश्चन से अलग हट के मैं कहना चाहूँगा कि जब जातिगत जी जी। मुद्दा चलता है तो सभी सैकोलॉजिस्ट की जो एक आंकड़े होते हैं, अनुमान होते हैं, वो धरे रह जाते हैं। और इस बार भी आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो सेफोलॉजिस्ट जो सर्वे आ रहे थे, बड़ी बड़ी एजेंसियां सर्वे दे रही थी, कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि 370 400 उसके आसपास ही बीजेपी के जो 400 पार का नारा था, उसके इर्द गिर्द ही सब घूम रहे थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि अपने सर्वे में बार बार वो जो है सीटों को डिक्रीज करते चले जा रहे हैं। शुरुआत में कुछ और थी स्थिति, अब कुछ और है। तो इससे लग रहा है कि नतीजे बहुत अप्रत्याशित होंगे, और 4-5 दिन की, 5-7 दिन की बात है, सब कुछ आपके सामने होगा। जी राकेश जी आप बताइए, राजस्थान में क्या माहौल बन रहा है? क्या वसुंधरा राजे का जो है नाराजगी कुछ वहां पे जाहिर हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बिरजय जी, मैं मुझे जो लगता है, पिछले 2014 के बाद 14 का चुनाव कांग्रेस की फेल्योरनेस के ऊपर था, और बेरोजगारी, करप्शन वगैरह ये बहुत मुद्दे हावी हो गए थे। तो वो इलेक्शन दूसरा था। लेकिन 19 तक आते आते मोदी जी का मतलब हो, भारतीय जनता पार्टी का मतलब हो गया नरेंद्र मोदी। और मोदी जी ने अपने फेस को इतना बड़ा कर लिया कि अब कोई भी कहीं हटा दिया जाता है या उसको घर बिठा दिया जाता है, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहता है। अब जो मुद्दे चल रहे हैं वर्तमान में, वह राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर गवर्नमेंट जॉब, खासकर वहां पे डिजर्ट एरिया है, तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब की बहुत वो रहती है। तो वहाँ भी पिछली गहलोत सरकार को हम देखें तो वहाँ पेपर लीक, पेपर भर्ती घोटाला, पेपर लीक का जो मैटर था, ये बहुत बढ़ चढ़कर आगे आया, जिसकी वजह से अशोक गहलोत जी की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स, चाहे उनकी चिरंजीवी स्कीम रही हो, या ओल्ड पेंशन स्कीम रही हो, या सिलेंडर वगैरह की स्कीम, उस पर उतनी मजबूती से जो है वो वापसी नहीं कर पाए। तो बेरोजगारी उस पर हावी है। और मोदी जी के, अगर इसके भारतीय जनता पार्टी के लिए भी देखा जाए, तो अग्निवीर वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान से आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, हमेशा एक आकर्षण का केंद्र रहा है, और यह अग्निवीर वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी एक खास बात यह है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव जैसे लड़ा जाना चाहिए उस तरह से चुनाव लड़ा गया है। अशोक गहलोत जी हो, या सचिन पायलट जी हो, या कोई और दूसरे जितने भी कांग्रेस के वहां नेता हैं, अपने मतभेद भुलाकर बहुत अच्छे से चुनाव लड़े हैं। और वहां का जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला होगा। हालांकि मैं देखता हूँ सचिन पायलट जी ने पहले वो आंकड़ा देते हुए कम आंकड़ा देते थे, शुरुआत में 5-7 सीट, फिर जो है 10-12 सीट। और अब वो जो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है फिर भी 8-10 सीट वहां जो है
इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस आप कहना 10 सीट का डेंट 25 में से जो है 25 सीटों पे लोग राजस्थान लोकसभा चुनाव हुआ 25 सीटों में 10 सीटों पर आप डेंट लगवा रहे हैं 8 बीजेपी से को। 10 आप सीटों क्या के कहना है बीच फैसला जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे, क्या कहना है राजस्थान में कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है बीजेपी को? देखिए, हर राज्य में अब छत्रप होते हैं, और छत्रपों की नाराजगी कहीं ना कहीं जिस पार्टी के वो छत्रप होते हैं उनको हटाना, उनको किनारे करना, उस पार्टी को उसका दर्द झेलना पड़ता है। वसुंधरा राजे की जो नाराजगी है, कहीं ना कहीं उसका भी परिणाम है कि बीजेपी को वहां पर नुकसान हो रहा है। अगर हम फलोदी सट्टा बाजार की बात करें, जो कि एक्टिव रहता है हर चुनाव में, और लगभग लगभग उसके जो आंकड़े होते हैं लगभग लगभग सही होते हैं। 10 से 12 सीट, पहले वो 3-4 सीट दे रहे थे, लेकिन अभी 5वें चरण के बाद उनका भी आंकड़ा बदला है, और उन्होंने भी 8 और 12 सीट के बीच में कांग्रेस को दे रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ बीजेपी को नुकसान हो रहा है, होता दिख रहा है। अच्छा, फलौदी सट्टा की अगर बात करें, फलौदी सट्टा तो जो है इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दे रहा है। कितना अथेंटिक है राघव जी, इस पर क्या बात, इस पर क्या कहना चाहेंगे? फलौदी सट्टा की बात कर रहे हैं बार बार बैसला जी, कितना अथेंटिक मानते हैं फलौदी सट्टा को आप? देखिए ब्रजेश जी, मैं फलौदी सट्टा या कोई से भी सर्वे की तो बात नहीं कर रहा। मैं जो आंखों से देखता हूँ उस पर मुझे ज़्यादा भरोसा है। मैंने पिछले कई सारे चुनाव उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के देखे हैं, और चुनाव का जनता का जो मूड होता है वही बता देता है कि जनता इस बार किसकी तरफ है। पिछले अगर चुनाव को ले लो 2014 में, अगर भारतीय जनता कहीं चौराहे पे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की आप बुराई करने लगो तो वहाँ 4-6 लोग ऐसे मिल जाते जो आपसे लड़ाई कर लेते। लेकिन इस बार अगर कहीं चौराहे पर खड़े होकर आप भारतीय जनता पार्टी की कमियां निकालने लगो तो 10-5 लोग आपके फेवर में जरूर आ जाएंगे। तो इस बात से मुझे लगता है कि जनता का मूड, देश का मूड जो है इस बार बदला हुआ है, और जनता खुद चुनाव लड़ रही है, और रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित देखने को मिलेगा। तो कितना प्रत्याशित, क्या लगता है आपको कि बीजेपी एनडीए एनडीए कितनी सीटों पर रहेगी और इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर रहेगी? अगर इस विषय में बात करें तो देखिए आपको अगर क्या लगता है, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है? जी बताइए राघव जी, क्या मुझसे पूर्ण बहुमत की सरकार, हाँ, बनती दिख रही है बीजेपी की या इंडिया गठबंधन किसकी दिख रही है? आपके नजरिए से क्या लगता है? देखिए, पिछले 5-7 साल में जो देश के अंदर बदलाव देखे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, एनडीए गठबंधन में जो बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे आप महाराष्ट्र की बात कीजिए तो महाराष्ट्र के सबसे मजबूत सहयोगी दल होते थे शिवसेना, प्रमुख बाल ठाकरे की पार्टी, जो आज उनको तोड़कर जो है मेन पार्टी जो शिवसेना है वो तो एक नाथ शिंदे को दे दी गई है, और एनसीपी प्रमुख शरद पवार उनकी पार्टी को तोड़कर उनके भतीजे अजीत पवार के पास चली गई है। तो और कह सकते हैं ओरिजिनल शिवसेना, ओरिजिनल एनसीपी तो पहुंच चुकी है एनडीए के साथ है, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो इस तरह से अगर आप बात कर लीजिए बिहार की, तो बिहार में भी ऐसा हुआ है कि जब बिहार में अगर बात होती थी आरजेडी की, तो एक जंगल राज का मुद्दा जो है हावी करके वहां पे चुनाव होता था। लेकिन 17 महीने के लिए जैसे नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उस 17 महीने की सरकार में जो 4 से 5 लाख वहां भर्तियां दी गई, तो भर्तियां देने में उन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया कि आरजेडी की जो इमेज थी जंगल राज की, उसको खत्म कर दिया, और तेजस्वी का मतलब रोजगार देने वाला नेता के रूप में देश में वो आदमी उभर कर सामने आया है। और एक बात और मैं बता दूं अच्छा, यहाँ अगर पे बीजेपी, कि जी जी बताइए बताइए। जी, एक ये बात कह रहा और था अगर बता हम, दूं कि हाँ बताइए। इस बार वहाँ जो नुकसान सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, वो अपने सहयोगी दलों में ज्यादा कमजोर है। वो खुद इतनी कमजोर नहीं है, वो सहयोगी दल उसके ज्यादा कमजोर है। चाहे वहाँ जेडीयू हो या वहाँ पे जो आपके चिराग पासवान वगैरह हों उनके, और जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, उनको जनता वहां पसंद नहीं कर रही है, और उसके सामने तेजस्वी की जो इमेज, करिश्माई इमेज उभर कर सामने आई है,
उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। अगर हम ये ये थोड़ा फैसला थोड़ा डेंट भी सब स्टेट से जोड़ लें तो कम से कम 100, जी जी 110, 115 सीट कम से कम भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है। जी। तो अगर 110 सीटों का डेंट लग रहा तो पूर्ण बहुमत में सरकार बनती नहीं दिख रही बीजेपी की। क्या कहना फैसला जी आपका? देखिए, मेरा मानना है पिछली बार बीजेपी की खुद की अपनी सीट 303 थी और शायद एनडीए गठबंधन की 335 के करीब सीट थी। इस बार हर स्टेट से अगर 10-10, 5-5 सीटें भी कम होती हैं तो ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएगी। अब उसके जो घटक दल हैं वो कितना करिश्मा कर पाते हैं, उनकी कितनी सीट आती है, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण रूप से सरकार बना नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है आंकड़ों से। जी जी। अच्छा, अगर हम बात करें फैसला जी, 2014 में जो मोदी जी की लोकप्रियता दिखती थी, फिर 2019 से जो दिखती थी, क्या 2024 में भी मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार है? इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तो उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी। कांग्रेस पे करप्शन के प्रश्न थे, भ्रष्टाचार का एक धब्बा लगा हुआ था और उसके विपरीत मोदी जी ने आकर लोगों को सपने दिखाए, बड़े बड़े लक्ष्यदार नारे दिए, जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे, लोक लुभावन नारे दिए। और जनता के अंदर, क्योंकि जनता पहले ही त्रस्त थी भ्रष्टाचार से या कुछ भी कहिए, तो जनता नॉर्मल है 10 साल की एंटी की एम्बेसी थी, तो बीजेपी यानी कि मोदी जी का जो लोकप्रियता ज्यादा थी। 2019 का जो चुनाव हुआ उस समय पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2019 के समय जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, राष्ट्रवाद से जनता भरी हुई थी, तो मोदी जी की लोकप्रियता उस समय भी पहले की अपेक्षा बढ़ गई। लेकिन 2024 में ना तो ये 14 वाला चुनाव है और ना 19 वाला चुनाव है, उसमें लहर थी और ये विरोध वाला चुनाव है। इस बार इस चुनाव में मोदी जी का विरोध है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और बहुत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर। कितने ही जो पैसा ले लेकर यहाँ से जो विदेश भागे हैं, जी वो वापिस नहीं आ पा रहे हैं, वो वापिस नहीं आए। तो इस तरह भ्रष्टाचार के भी दाग बीजेपी पे लगे हैं, महंगाई बेरोजगारी के भी दाग बीजेपी पे लगे हैं। तो इस समय मोदी जी की लोकप्रियता वो नहीं है जो 14 और 19 में थी। जी। तो क्या लगता है इस बार जो है 2024 की चुनाव किस तरफ जा रहा है? आप लोग का आकलन क्या कहता है? हमारा आकलन ये कहता है कि 2024 में दोनों ही एनडीए और एनडीए गठबंधन में मजबूत टक्कर है और नहीं लगता कि एनडीए अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बना पाएगी। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन भी अपनी सरकार बना सकती है। जी जी। राकेश जी, आप क्या कहते हैं? मैं विनोद जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी जो भी हम देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, ये गठबंधन अभी स्थायी नहीं है। जो स्थायी रूप लेगा वो चुनाव के बाद जो सहयोगी दलों की सीट आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि चाहे इनके सहयोगी दल आंध्र प्रदेश के हों, हो सकता है कि वो कांग्रेस में भी शामिल हो जाएं। कुछ इंडिया गठबंधन के कुछ एलाइज ऐसे हो सकते हैं कि जो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। तो अभी कोई ये स्थायी नहीं है कि ये इंडिया गठबंधन के ही साथ रहेंगे और वो एनडीए के ही साथ रहेंगे। अब सरकार जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट अपना दिखाएगा उसकी सरकार बनेगी। ये थोड़ा लग कह सकते हैं कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की सेपरेट सरकार ना, अपने दम पे सरकार ना बने और कुछ और इधर उधर से तोड़फोड़ हो, और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब जी। से अच्छा, वही थोड़ा एक सा बात हो निकल के सकता है आती है हंग जो है। पार्लियामेंट। जी जी, बताइए। हो सकता है कि हंग पार्लियामेंट आए और वही जोड़ तोड़ की सरकार बन पाए। मतलब पूर्ण बहुमत में किसी की भी सरकार बनती नहीं दिख रही है। जी फैसला जी, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, हाँ, पूर्ण बहुमत में तो इंडिया गठबंधन की भी नहीं और एनडीए गठबंधन की बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एनडीए गठबंधन को एक बड़ा नुकसान ये भी है, बड़े बड़े मुद्दों का रहना, उससे नहीं लगता कि पूर्ण बहुमत में
इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना ले। जी, अच्छा, जिस प्रकार से 6 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, लगभग लास्ट अपने 2024 चुनाव लास्ट चरण में है, अभी तक का आकलन क्या कहता है राघव जी? आपका एक आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन यही कहता है कि जो मेरा पूरा ओवरऑल आकलन है, अगर मैं इन 57 सीटों में भी वही लहर मान लेता हूं जो इंडिया गठबंधन के फेवर में एक मजबूत जनादेश मिलता दिख रहा है, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन एनडीए की 110-115 सीट कम होती दिख रही हैं, जिसके आधार पर लगभग 235-40 सीट एनडीए को मिल रही हैं। अगर 235-40 सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन मजबूत रहता है, तो हो सकता है कि वो मिलजुल कर सरकार बना भी लें, लेकिन ये तो सब 4 जून को ही क्लियर हो पाएगा कि किसकी सरकार बन रही, किसकी नहीं बन रही। जी फैसला जी, आपका क्या कहना है इस विषय को जबरदस्त फायदा है। मैं राघव भाई की बात से सहमत हूँ, और जैसा वो कह रहे हैं कि हाँ 210 से 235 के बीच में एनडीए गठबंधन को शायद सीट मिल रही है अभी तक, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और शेष स्थिति तो 4 जून को ही क्लियर होगी, और 7वां चरण अंतिम रह रहा है, उसमें क्या रहता है, वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, वो उसके बाद डिसाइड होगा। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।